दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे, जिस विषय को हम कहते हैं शिक्षा, एजुकेशन। कुंडली के अंदर एजुकेशन के बारे में जब कोई सवाल आता है या कोई जानना चाहता है अपने बच्चों की एजुकेशन के बारे में, या विद्यार्थी खुद आते हैं, तो हम उसके लिए कुंडली में देखते हैं चौथा भाव। चतुर्थ भाव जो होता है वो हमारी बेसिक एजुकेशन का, स्कूली शिक्षा का होता है। उसके बाद में हायर एजुकेशन के लिए हम 9th हाउस देखते हैं, 9वां हायर एजुकेशन के लिए होता है। और उसके बाद हम 12वां घर भी देखते हैं, वो होता है रिसर्च एजुकेशन, पीएचडी के लिए या विदेश में होने वाली पढ़ाई के लिए। और इसमें हम कई बार 8वां घर देखते हैं गुण विद्या के लिए, रिसर्च एजुकेशन के लिए भी 8वें घर को भी लिया जाता है। और 5वां हाउस हमें ये बताता है कि शिक्षा में किस फील्ड में हमें हमारी दिलचस्पी होनी चाहिए, या कौन सा फील्ड हमारे लिए थोड़ा सा अनुकूल है। तीसरा हाउस दिलचस्पी को बताएगा कि मन लगेगा कि नहीं लगेगा। कई बार हमें लगता है कि ये विषय हमारे लिए ज़रूरी है, पर हमारा उसमें मन नहीं लगता। और जैसे कि जुपिटर को भी जरूर लिया जाता है, चतुरेश, नवमेश और द्वादशेश के साथ में जुपिटर जो कि का कारक ग्रह है, हम उसको भी हम लेते हैं। इस पे उसकी भी पोजीशन देखने की ज़रूरत है। ज्योतिष में हमारे 9 ग्रहों में से जो गुरु, बृहस्पति जो ग्रह है, जो गुरु जिसे हम कहते हैं, वो ज्ञान का कारक है, शिक्षा का कारक है। इसलिए उसकी स्थिति भी हम देखते हैं कि भी उसकी स्थिति क्या कहती है। पर मेरे मन में एक सवाल उठता है जो मैं आप लोगों से इस बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगा कि ज्योतिष का निर्माण लगभग, ज्योतिष का जो ग्रंथ है, जो पराशर ग्रंथ हम पराशर जी द्वारा लिखे गए, जिसको हम पढ़ करके इन सब चीज़ों को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, वो लगभग 5000 साल पहले लिखा गया है। 5000 साल पहले एजुकेशन जो होती थी वो एक अलग तरह की एजुकेशन होती थी। ओपन क्लासेस होती थी, पेड़ों के नीचे खुले वातावरण में, नॉन पोल्यूशन माहौल में पढ़ाया जाता था। टीचर ऋषि मुनि होते थे, प्रैक्टिकल के साथ देते थे। और सिर्फ वो ज्ञान ही नहीं सिखाते थे, वो आपको ओवरऑल लाइफ में आने वाली सभी चीज़ें सिखाते थे। जैसे कि ज्ञान हो गया, आपका अटैकिंग मेथड हो गया, कंसंट्रेशन पावर हो गई, डिप्लोमेसी हो गई, मैनिपुलेशन हो गया, पॉलिटिक्स हो गया। हर तरह की फील्ड में आपको ट्रेन करते थे। ये नहीं कि सिर्फ एक ही फील्ड के बारे में बता करके उसको उन्होंने वाइंड अप कर दिया। तो ये जो ज्योतिष में जिस एजुकेशन के बारे में बताया गया है, ये मेरा अपना निजी मत है, वो एजुकेशन एक अलग तरह की एजुकेशन थी। और आज की जो एजुकेशन है वो एक अलग तरह की एजुकेशन है। आज हम बात करते हैं महंगे स्कूलों की, आज हम बात करते हैं सबके सब बच्चों को एक जैसी पढ़ाई देने की। तो ये एक अपने आप में बहुत ही विरोधाभास वाली बात है, जो ये मेरे को लगता है कि थोड़ा सा ये मिसमैच है। इस पे काम करने की ज़रूरत है। जब तक हमें जानकारी और ज्ञान के बीच का फ़र्क नहीं पता होगा, हम इंफॉर्मेशन को ज्ञान समझ लेते हैं। ज्ञान एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आज की डेट में शायद स्कूलों में नहीं सिखाया जाता। स्कूलों में इन्फॉर्मेशन सिखाई जाती है जो बदलती सरकारों के साथ बदलती रहती है। ये अभी तक मैंने जितनी भी बात करी, इसमें काफ़ी एजुकेशन सिस्टम के प्रति निराशावादी बातें थी, पर एक्चुअली में एजुकेशन सिस्टम गलत नहीं है। कुछ फेरबदल, एड ऑन होने की ज़रूरत है। हम एक पुरानी एजुकेशन ले रहे हैं, आज वक्त बदल चुका है, ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, काफ़ी चीज़ें हो चुकी है। फाइनेंस एजुकेशन स्कूल में बिल्कुल नहीं पढ़ाई जाती। एक चाय की दुकान पे काम करने वाला छोटा बच्चा जिस हिसाब से 10 के नोट को मैनेज करता है, हमारा आपका 20,000 रुपये महीना फीस देने के बावजूद वो बच्चा उस तरीके से फंड मैनेज नहीं कर पाता। ये सोचने की ज़रूरत है। और टीचरों पे उंगली उठाने की जरूरत नहीं कि पीटीएम में गए तो टीचर ने आपके पाले में गेंद डाल दी और आपने टीचर के पाले में गेंद डाल दी। ये नहीं होना चाहिए। सबसे बड़े टीचर बच्चे के उसके माँ बाप होते हैं। क्या आप अपने बच्चों से बात करते हो? क्या आप अपने बच्चों को कहते हो कि भी बेटा स्कूल में जाओ मज़े के लिए, स्कूल में जाओ सीखने के लिए, स्कूल में जाओ इंजॉय करने के लिए, नए दोस्त बनाने के लिए, ये ना कि किताबें रट करके नंबर डिजिट को आगे लाने में। मैं कहता हूँ कि जब क्लास अपग्रेड 40% में हो सकती तो 100% की मेहनत क्यों करी जाए? अब ये सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है, पर अगर आप एक ट्रेन में सफ़र कर रहे हो और उस डब्बे के अंदर एक तरफ बहुत भीड़ है और एक तरफ खाली है, तो जब आप खाली हिस्से में खड़े हो सकते हो तो आपको भीड़ में खड़े होने की ज़रूरत क्या है? खाली में खड़े होने के बावजूद भी वो ट्रेन आपको वहीं पहुंचाएगी जहाँ पे वो भीड़ पहुंच रही है। और जहाँ पे आप खाली खड़े हो वहाँ पे बैठने की सीट खाली। जब आप बैठ सकते हो तो आपको खड़े होने की जरूरत क्या है? जब 40% से क्लास अपग्रेड करी जा सकती है तो बच्चे के ऊपर 60% और लाने का प्रेशर किस बात के लिए बनाया जाए? तो फिर 60% क्या करेगा बच्चा? 60% बच्चा सीखेगा बाकी की एजुकेशन, बाकी की दीन दुनिया, कि बाकी सब दुनियादारी में क्या होता है, कैसे चीज़ें मैनेज करती हैं। 40% स्कूली एजुकेशन सिखाओ उसको और 60% उसको बोलो बेटा बाकी चीज़ें देखो, लोगों के साथ डील कैसे करनी है, लोग कैसे बदलते हैं, लोग अपने विचार कैसे रखते हैं, बात करने की कला, फंड मैनेज करने की चला, फाइनेंस एजुकेशन आप सिखाओ उसको अपने बच्चों का। एक अमीर व्यक्ति सिर्फ फाइनेंशियली नहीं कह रहा हूँ, अमीर व्यक्ति अपने बच्चों के साथ डिनर टेबल पे बात करता है। हम अपने बच्चों के साथ बात नहीं करते। जरा सा बच्चा 4 सवाल करता है, 2 के जवाब देते, तीसरे पे इरिटेट होते, चौथे पे कहते हैं बेटा किताब पढ़ी क्या? तो ये चीज़ें हमें अपना बदलना पड़ेगा। हम उसको 90% एजुकेशन सिखाते हैं और 10% कहते हैं कि 90% तो एजुकेशन सीख और 90% नंबर ला और 10% बाकी चीज़ें सीख।
और जबकि 10% जो सीखेगा उसी से उसका दुनिया में काम चलना है। एक दिन मैं अपने बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग में गया, पीटीएम जिसे हम कहते हैं। मैं वहाँ गया, वहाँ जा कर के मैंने, और भी पेरेंट्स बैठे हुए थे, तो मैं अपने नंबर का वेट कर रहा था। तभी मैंने देखा कि उस समय जो टीचर के साथ एक माँ बैठी बात कर रही थी सामने, और बेटा, उनका एक बेटा था 8 या 9 साल का, वो नज़रें झुकाए हुए और आंसुओं से रो रहा था, और बहुत शर्मिंदगी उसके चेहरे पे, गिल्ट उसके चेहरे पे दिख रहा था, और वो नज़रें ऊंची नहीं कर पा रहा था, और वही भाव उसकी माँ पे के भी चेहरे पे था। और मैं उनकी बात सुनना चाह रहा था, और वो मैं आगे जा कर के बैठा और मैंने सुना तो टीचर उनको बोल रही थी कि आपका बेटा बहुत शरारती है, वो एक दिन क्लास में कोई टॉयज़ ले आया और पूरी क्लास उसके पीछे घूमती रही, और वो पूरी क्लास को अपने पीछे पीछे घुमाता रहा। फिर मैंने उससे वो टॉयज़ लेके रख लिया, फिर इसने मुझे सॉरी बोला, और सॉरी टीचर करके वो टॉयज़ ले लिया, और उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर वापस उसने वही किया। 2 क्लास से 7 वाली क्लासों के बच्चे भी आ गए, फिर पीटी सर आए, पीटी सर ने ले लिया, उसको पनिश भी किया, पर पनिश होने के बावजूद उसने फिर पता नहीं क्या मैनिपुलेशन करके फिर वो टॉयज़ ले लिया। और फिर छुट्टी के टाइम पे इसने इतना परेशान किया, उस दिन पूरे दिन इसने पूरी क्लास के 40 बच्चों को अपने पीछे लगा के रखा, क्या खिलौना था, और ये है वो है, और ये सब सुन करके वो माता को शर्मिंदगी होती। मैं उस समय ये सोच रहा था कि इस बच्चे की लीडरशिप क्वालिटी, मैनिपुलेशन पावर की दाद देनी चाहिए कि एक बच्चा जिसने टीचरों को मैनिपुलेट किया, पूरी क्लास को अपने पीछे पूरे दिन लगाया, इतने टैलेंटेड बच्चे के ऊपर माँ को गर्व करना चाहिए, और माँ वहाँ शर्मिंदगी से नज़रें झुकाए बैठी थी। मैं चाह रहा था कि काश मेरा बच्चा ये कर रहा होता तो मैं उस पर गर्व करता। बच्चे को ये सिखाओ, बेटा बदतमीज़ी नहीं होनी चाहिए, कभी भी टीचर के साथ कोई बदतमीज़ी नहीं होनी चाहिए, बुक्स के साथ, पढ़ाई के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, रिस्पेक्ट सबके साथ होनी चाहिए। और ये संस्कार कोई भी स्कूल नहीं सिखाता, चाहे वो 50,000 रुपये महीना फीस क्यों ना ले ले। ये संस्कार सिखाएंगे आप स्कूल में बच्चे के एडमिशन करा के और महंगी फ़ीस दे करके और स्कूल बस में उसको बिठाने के बाद में आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पल्ला नहीं झाड़ सकते। इस ऑथर की एक किताब है, वाई ए स्टूडेंट वर्क्स फॉर सी स्टूडेंट एंड बी स्टूडेंट वर्क्स फॉर गवर्नमेंट। ये ऑथर है रॉबर्ट टी कियोसाकी। इन्होंने ये किताब लिखी, और जब मैं इस तरह की विचार में रखता था अपने दोस्तों के आगे, अपने परिवार के आगे, तो मुझे बहुत विरोध का सामना करना पड़ता था। वो कहते थे कि नहीं ये क्या है, ये ऐसा थोड़ी, ये सारे स्कूल को क्या बंद कर देना चाहिए, या ये सारे स्कूल या एजुकेशन सिस्टम ख़राब है। तो कोई भी ऐसा मुझे ठोस नहीं मिला कि भी जो इस बात से सहमत हो। मुझे लगता था कि ये मेरा निजी विचार है और ये गलत है। पर जब मैंने रॉबर्ट कियोसाकी की ये किताब पढ़ी, और उसके बाद में मैंने देखा कि इसी दृष्टिकोण को रॉबर्ट कियोसाकी ने बहुत साल पहले रखा है और बहुत तथ्यों के साथ रखा है।